नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम आपको 2 ऐसी मुलाकात के बारे में बताएंगे जिनकी चर्चा दुनिया में है, क्योंकि एक मुलाकात के कीवर्ड्स हैं दोस्ती, टैरिफ और ट्रेड। वही दूसरी मीटिंग्स के ट्रेंडिंग वर्ड्स आतंक, हथियार और अशांति बताए जा रहे हैं। आज अमेरिका और पाकिस्तान से आई 2 खबरों पर हमने एक दिलचस्प कुंजी तैयार की है। फिर आपको वक्फ बिल वाला क्लेश दिखाएंगे, जिस पर जेपीसी रिपोर्ट आज संसद में पेश कर दी गई और इस पर जोरदार हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष की असहमतियों को रिपोर्ट से हटा दिया गया। इसका जवाब गृह मंत्री ने कैसे दिया और ओवैसी ने मुस्लिमों की बर्बादी पर क्या कहा, यह देखिएगा। एक बड़ी खबर नए इनकम टैक्स बिल पर भी है, जिसे आज वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया और इसके बाद बिल को समीक्षा के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार नए आयकर बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 हो गए। आज बजट सत्र का पहला भाग पूरा हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला के अनुसार बजट सत्र के पहले हिस्से में 112% प्रोडक्टिविटी रेट दर्ज किया गया। बजट सेशन का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली में आज शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में कई काम किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के आशीर्वाद से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है। एक बड़ी खबर युद्ध पर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है और जंग खत्म करने को लेकर इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। आज जर्मनी का नाम भी खबरों में ट्रेंड कर रहा है, जहां म्यूनिख शहर में एक शख्स ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में एक की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि यह हादसा है या लोन वुल्फ अटैक जैसा हमला, इसकी जांच अभी की जा रही है। तो सत्ता में आज के 2 ट्रेंडिंग शब्द हैं, मित्र और मुलाकात। अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग मित्र हैं, अलग अलग इनके सूत्र हैं, जहां अपनी अपनी नीति है, अपनी अपनी नीयत है। सत्ता में सबसे पहले आज बात होगी 4 देशों की 2 मुलाकात की। 2 मुलाकात वाली सत्ता की इस कुंजी को ध्यान से देखिए और समझिए कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अमेरिका में सिर्फ 7.5 घंटे बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में रेड कारपेट तैयारी चल रही है। इस मुलाकात को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मिलन हुआ है। एक तरफ भारत अमेरिका में कई समझौते वाली उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की के रिश्तों पर सवालों वाली एक लंबी लिस्ट है। एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी का रेड कारपेट स्वागत हो रहा है। पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एयरपोर्ट पहुंचे, कई अमेरिकी अधिकारी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर जब तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे तो यहां की पूरी सत्ता एर्दोआन के कदमों में थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री एयरपोर्ट पहुंचकर भाईजान एर्दोआन का भव्य स्वागत कर रहे थे। 2 मुलाकातों की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ अमेरिका में भारत माता की जय है, वंदे मातरम वाले जयकारे हैं, उम्मीदें और उत्साह है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की वाले गठबंधन और मिलन से आतंकी गतिविधि बढ़ने का भय है। वैसे देखा जाए तो दोनों मुलाकातों में मुद्दों का यह अंतर बहुत मायने रखता है। इसका असर दूरगामी दिख सकता है। अमेरिका में मोदी और ट्रंप में क्या बात हो सकती है और पाकिस्तान में शहबाज और एर्दोआन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसे आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, जिसका आधार देशों का पॉजिटिव और नेगेटिव रिकॉर्ड है। अमेरिका में पीएम मोदी ट्रंप के सामने टैरिफ घटाने पर बात करेंगे, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की का रिकॉर्ड कहता है, क्या टेरर पर दोनों की बात होगी। भारत और अमेरिका में जहां ट्रेड और तकनीक पर बात हो सकती है, पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और विकास है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति की यात्रा मजहबी है। वो इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा के बाद पाकिस्तान पहुंचे। पीएम मोदी ट्रंप के साथ प्रवासियों को वापस भेजने वाले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं पाकिस्तान और तुर्की में जो चर्चा होगी, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकियों का खर्चा बंद होगा, क्या टेरर फंडिंग पर फुल स्टॉप लगेगा।
भारत का उद्देश्य एशिया में बैलेंस लाने का है, व्यापारिक संतुलन का है। वही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ख्वाहिश मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की है। भारत और अमेरिका में डिफेंस डील की चर्चा है। वही पाकिस्तान और तुर्की में हथियारों की शॉपिंग और आतंक की लॉबिंग वाली चर्चा ट्रेंड कर रही है। एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका में बिजनेस लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एर्दोआन के दौरे से यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से हमास और लश्कर पर बात होगी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हमास की एंट्री से ये सवाल उठ रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं सकारात्मक मुलाकात की, जिसमें समझौते हैं, दुनिया में शांति लाने की चाहत है, व्हाइट हाउस से विकास और बेहतर तकनीक वाले संदेश हैं। इस वक्त से ठीक 7 घंटे 30 मिनट बाद, आधी रात के बाद व्हाइट हाउस में भारतीय समय के मुताबिक पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। देर रात 2:30 पर यह वार्ता होगी। इस महामुलाकात से पहले वॉशिंगटन डीसी में भारत माता की जय, वंदे मातरम वाली जयकार है। जब पीएम मोदी आज अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन की गली गली भारतमय थी। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने आज सबसे पहले तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक हैं। आज ही तुलसी गबार्ड ने पद संभाला था और उनकी पहली मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि तुलसी गबार्ड दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। यह पीएम मोदी का अमेरिका में मुलाकात राउंड 1 था। अब आपको ट्रंप के साथ महामुलाकात के मुख्य मुद्दों की जानकारी देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चीन से मिल रही चुनौतियों पर चर्चा होगी। दुनिया जानती है कि चीन की चालबाजी से अमेरिका और भारत दोनों चिंतित हैं। इसलिए व्हाइट हाउस वाला यह मंच जिनपिंग के प्रपंच को खत्म करने वाला सेंटर हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नए समझौते हो सकते हैं, जहां हर वक्त चीन की नापाक नजर रहती है, जहां जिनपिंग के जासूस भी हैं, खुफिया अड्डे भी हैं और वर्चस्व वाले सबूत भी हैं। इसके अलावा मोदी और ट्रंप में रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पर बात हो सकती है। कोई डील हो सकती है जिसमें मुख्य टॉपिक एडवांस सैन्य तकनीक, ट्रांसफर, ड्रोन, मिसाइल तकनीक, जेट इंजन की आपूर्ति, F-35 की डील और मिलिट्री प्लेन वाले समझौते भी हो सकते हैं। वक्त आप देखिए एक के बाद एक प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां यहां पर जा रही है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कार यहां पर गुजरते हुए देख सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को देखकर यहां पर मोदी 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 व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूं और मेरे बगल में जो ये बिल्डिंग आप लाल रंग की देख रही हैं, यही वो ब्लेयर हाउस का की बिल्डिंग है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं और उसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस है। यानी फासला महज 200 मीटर का है, जहां पर कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में है, वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी है। ये जो महामुलाकात होगी और उसमें जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर है, तो जब आज ये बात हो रही है कि चाहे मामला टैरिफ का हो या दूसरे और इश्यूज का हो, डिफेंस डील का हो, तो प्रधानमंत्री मोदी उसी हार्ड बार्गेनर की भूमिका में आएंगे कि यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तो फिर भारत को क्या मिलेगा उसी हिसाब से तय होगा। तो इस मुलाकात को अगर आप इतिहास के आईने में देखें तो भी अहम है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को रोकने के लिए अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने हाथ मिलाया था। आज करीब 80 वर्ष बाद वैश्विक समीकरण एक बार फिर तेजी से बदल रहे हैं। इस बार चुनौती चीन से है, जिसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति और आर्थिक वर्चस्व की भूख ने
पूरी दुनिया को असहज कर दिया है। चीन से भारत, अमेरिका और रूस तीनों परेशान हैं। इसलिए कहा जा रहा है मोदी, ट्रंप और पुतिन वाली त्रिमूर्ति जिनपिंग के खिलाफ ठोस नीति बना रही है। इसे आपको सिर्फ 40 सेकंड में समझाते हैं। जहां तक बात भारत की है तो भारत चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति पर जोर दे रहा है। इसके लिए अमेरिका से हाथ मिला रहा है। चीन के BRI योजना पर भारत आक्रामक रवैया अपनाते हुए कूटनीतिक सेटिंग कर रहा है। इसके अलावा भारत चीन के खिलाफ ट्रंप और पुतिन से बेहतर रिश्तों पर जोर दे रहा है। इसके जरिए वैश्विक शक्ति संतुलन में चीन की पकड़ कमजोर का प्रयास कर रहा है, कमजोर करने का। आपको बताते हैं कि चीन से अमेरिका कैसे त्रस्त है और वो क्यों भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो सकता है। ट्रंप की चाहत अमेरिका को वैश्विक शक्ति के शीर्ष पर लाने की है, इसलिए वो अमेरिका फर्स्ट नीति से चीन के प्रभाव को कम करने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप चीन के आर्थिक प्रभुत्व को अमेरिकी हितों के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों वाली रणनीति पर ट्रंप का फोकस है। AI वाली रेस इसका लेटेस्ट उदाहरण भी है। इसके अलावा अमेरिका की कोशिश चीन की समुद्री शक्ति को कमजोर करने की है। जहां तक बात रूस की है तो वो चीन के साथ हाथ तो मिला रहा है, लेकिन पुतिन और जिनपिंग के दिल नहीं मिल रहे, क्योंकि रूस को लग रहा है चीन सुपर पावर के रूप में उभर रहा है जो किसी खतरे से कम नहीं है। पुतिन की चिंता यह भी है कि रूस की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। इसके अलावा मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भी रूस के लिए बड़ी चुनौती है। रूस रक्षा और ऊर्जा बाजारों में चीन को बड़ा प्रतियोगी मानता है। यह भी पुतिन के लिए कष्टदायक है। इसके अलावा चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत से रूस असहज है, इसलिए अमेरिका और भारत के साथ मिलकर चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। और आप सही मायने में देखें तो इस त्रिमूर्ति वाली रणनीति का कोऑर्डिनेटर भारत है। पीएम मोदी अपने मित्र पुतिन और ट्रंप के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। अक्सर आपने टीवी चैनलों पर सुना होगा कि यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस लाइन के बाद थोड़ी शांति हो जाती है और माहौल सामान्य हो जाता है। लेकिन संसद में आज जब छोटे से ब्रेक का समय आया तो शांति की जगह हंगामा शुरू हो गया और अब इसी की बात करते हैं। दरअसल आज बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन था। आज से संसद एक लंबे ब्रेक पर चली गई है। अब 10 मार्च को बजट सत्र पार्ट 2 की शुरुआत होगी। लेकिन आज ब्रेक पर जाने से पहले अंतिम दिन वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई। उस पर काफी हंगामा हुआ। दरअसल पिछले कई महीनों से चर्चा के बाद आज वक्फ बिल पर रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर उन्होंने जो असहमति दी थी उन्हें रिपोर्ट से हटा दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं और मेरा ही डिसेंट नोट था जो रिपोर्ट में नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 2 फरवरी को अपना असहमति वाला नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज शेयर किए, उसका जिक्र किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने नाराज हो गए, उन्होंने कह दिया विपक्ष की असहमति को निकालना अलोकतांत्रिक है, ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, बीजेपी को आपत्ति नहीं। लेकिन विपक्ष इतना नाराज हो चुका था कि उसने वॉकआउट कर दिया। मामला लोकसभा में भी बढ़ा। बिल पेश होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी और विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले और असहमति को जुड़वाया। एक बार फिर देखिए कि दोनों सदनों में वक्फ बिल पर पेश रिपोर्ट ने कैसे शांति से चल रही संसद में हंगामे वाले एपिसोड को शुरू कर दिया। पक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई
रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। तो आप देख रहे हैं वक्फ बिल पर देश में काफी हंगामा होता रहा है। जब पहली बार यह बिल लोकसभा में पेश हुआ था तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पुराने वक्फ बिल और नए वक्फ बिल में क्या अंतर है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। दरअसल मौजूदा वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था। प्रस्तावित कानून में इसे बदलने का प्रस्ताव है। किसी की जमीन पर ऐसे ही दावा संभव नहीं होगा। फिलहाल सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती है। प्रस्ताव यह है कि वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील संभव होगी। अभी वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसके खिलाफ अपील संभव नहीं है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो वह खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाती है। नए बिल में संपत्ति जब तक वक्फ को दान नहीं की जाएगी तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। नए बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री सुनिश्चित की गई है। तो वक्फ बिल से विपक्ष की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार का कहना है कि वो वक्फ के कानून को मजबूत कर रही है और न्याय सम्मत बना रही है। सवाल यह है कि क्या वक्फ के पास कितनी जमीन है जो सरकार पर कब्जे का आरोप लग रहा है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीन है। भारतीय सेना के पास 18 लाख एकड़ में फैली जमीन है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9.40 लाख एकड़ जमीन यानी करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है उसमें दिल्ली जैसे करीब करीब 3 शहर बस सकते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं जो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी नहीं। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटीज पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं। 2 दिन फेवर में फिर से आई, फिर से नो, आई हैव इट मोशन इज अडॉप्टेड। बायस्ड है, वन साइडेड है, इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट साइड। बाद में जब जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई, डिसेंट के लिए बहुत कम टाइम दिया गया, उसके बावजूद हम लोगों ने डिसेंट नोट वहां पे सबमिट किए थे। की पार्ट्स ऑफ द डिसेंट नोट राज्यसभा मेंबर्स के और लोकसभा मेंबर्स के भी की पार्ट ऑफ द डिसेंट नोट को रिडैक्ट किया गया है, पब्लिक डोमेन में है, ब्लर किया गया है। जब हम लोगों ने ये बात उठाई वहां पे तो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने वहां पे झूठ बोला। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये पूरा एगेंस्ट है, रूल में है, जो रिमार्क्स, जो कमेंट्स इज इनअप्रोप्रिएट ओनली कैन बी गिवन, ओनली कैन बी डिलीटेड। हम लोग सब, हम और नदीम जो लीगल पॉइंट में दिया था
तो लीगल पॉइंट में दिया था, एविडेंस को कंसीडर नहीं किया है। आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी पर। इस रिपोर्ट के विरोध में, बिल के विरोध में पहले से हैं। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और माइनॉरिटीज के राइट पर अटैक है। वैसे जब वक्फ बिल पर इतनी चर्चा हो रही है तो एक बार इस बात का रिवीजन करना भी जरूरी है कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना, जबकि वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोक कल्याण के लिए दिया गया धन। आसान शब्दों में वक्फ का मतलब दान भी कह सकते हैं। दान की गई संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। आज संसद सत्र के आखिरी दिन के हंगामों और विपक्ष के अपार दुखों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दावा किया कि संसद सत्र का पार्ट 1 काफी सफल रहा। अब इसकी बात करते हैं। ओम बिरला ने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में लगभग 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया। केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट चली, जिसमें 170 सदस्यों ने हिस्सा लिया। संसद के इस सत्र में कुल मिलाकर 112% काम हुआ, जो पिछले कई सत्र से बेहतर स्थिति है। संसद की कार्यवाही 10 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जो आपकी आर्थिक विश्वसनीयता से जुड़ा है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। तो आज हम आपको क्रेडिट स्कोर से जुड़ी एक बहुत चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। आपने कई बार यह सुना होगा कि क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से बैंक ने किसी को कर्ज देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि क्रेडिट स्कोर की वजह से किसी की शादी टूट गई हो? वैसे तो शादी के लिए आमतौर पर कुंडली, गोत्र, नौकरी और सामाजिक स्थिति जैसी चीजें अहम मानी जाती हैं, लेकिन भविष्य में क्रेडिट स्कोर भी शादी तय करने या तोड़ने की वजह बन सकता है। इसका एक मॉडल महाराष्ट्र से आया है, जहां दूल्हे का क्रेडिट स्कोर देखकर लड़की और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। क्रेडिट स्कोर की वजह से शादी टूटने का यह मामला महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर का है, जहां लड़की और लड़के के परिवार वालों में सब तय हो चुका था। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, शादी की तारीख निकाली जानी थी, लेकिन तभी लड़की के मामा ने लड़के का क्रेडिट स्कोर चेक कराया और क्रेडिट रिपोर्ट में लड़के पर कई बैंकों से कर्ज की बात सामने आई, जिसके बाद लड़की के परिवार ने कर्ज तले दबे लड़के से शादी से मना कर दिया। लेकिन इस खबर में आपने जिस क्रेडिट स्कोर शब्द को कई बार सुना, आखिर वो होता क्या है और कितना जरूरी होता है, इस पर हम आपके लिए सत्ता की एक जानकारी से भरी कुंजी तैयार करके आए। पहले ये समझिए कि आखिर क्रेडिट स्कोर किस बला का नाम है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक शादी टूट गई। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों का एक नंबर होता है, जिसे किसी की आर्थिक विश्वसनीयता का स्कोर भी कहा जाता है। क्रेडिट स्कोर से पता चलता है आपका आर्थिक लेन देन कैसा है, यानी आसान भाषा में क्रेडिट स्कोर यह बताता है कि किसी व्यक्ति की कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों से यह सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, जिसे कुछ लोग सिबिल स्कोर भी कहते हैं? क्रेडिट स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच होती है। अगर किसी का स्कोर 300 से 579, 300 से 579 के बीच है, तो इसे बहुत खराब माना जाता है और ऐसे लोगों को बैंक कर्ज देने से साफ इनकार कर देते हैं। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 580 से 669 के बीच है, 580, 580 से 669, 669 के बीच है, तो इसे औसत की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी रेंज अगर 670 से 739 के बीच है, यानी 670 से 739 के बीच है, तो इसे अच्छा माना जाता है। जबकि 740 यानी 740 से 799 यानी 799 के बीच के क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा समझा जाता है। और अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 800 से 900 के बीच है, तो इसे एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा जाता है और बैंक सुपर फास्ट स्पीड में ऐसे शख्स का लोन पास करते हैं। वैसे वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का औसत क्रेडिट स्कोर 715 है, जो बहुत अच्छे की कैटेगरी में आता है। अब यह भी समझिए, आखिर अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं? दरअसल क्रेडिट स्कोर के आधार पर बैंक ये तय करते हैं कि कर्ज देना है या नहीं। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन फटाफट हो जाता है और इससे यह भी तय होता है अगर कर्ज देना है तो ब्याज दर क्या होगी। कई बार अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर कर्ज कम ब्याज दर पर मिलता है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि खराब या औसत क्रेडिट स्कोर वाले किसी शख्स को क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं और उसकी लिमिट कितनी होगी। वैसे आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर ये क्रेडिट स्कोर तय कैसे होता है
और अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब हो तो वो ठीक कैसे होगा? तो इसका पहला पैमाना है कर्ज लौटाने की क्षमता, यानी आपने जो लोन लिया है उसे वक्त पर चुकाया है या नहीं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से लिया गया लोन हो या कोई दूसरा लोन। दूसरा पैमाना, कौन से कर्ज ज्यादा लिए हैं, मतलब होम लोन और कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन है जिसे अच्छा माना जाता है, या पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन। तीसरा पैमाना, एक बार में आपके कितने लोन चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोन का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। और चौथी जरूरी बात, कर्ज लेने की सीमा क्या है, मतलब किसी शख्स ने योग्य सीमा की तुलना में कितना कर्ज लिया है। वैसे क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए देश में कुछ मान्यता प्राप्त एजेंसियां हैं और ऐसी ही एक एजेंसी है सिबिल, यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर कोई भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है। लेकिन असल में आपकी आर्थिक विश्वसनीयता तय करने वाली इस कंपनी की विश्वसनीयता पर ही कई बार सवाल उठ चुके हैं। और ऐसा ही एक मुद्दा दिसंबर 2024 में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने संसद में उठाया था। दरअसल सिबिल ट्रांस यूनियन शिकागो से काम कर रही क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो पहले सिबिल नाम की एक घरेलू संस्था थी, लेकिन 2003 में इसने ट्रांस यूनियन को पार्टनर बनाया और तब से ये ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करती है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट स्कोर बनाने का भी लाइसेंस प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस सांसद ने अपनी कंपनी के पास मौजूद भारतीयों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी की सुरक्षा पर संदेह जताया था। उन्होंने इस कंपनी में पारदर्शिता की कमी और निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और यह आरोप लगाया था कि क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई कम होती है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने में देरी और तकनीकी खामी है। कार्ति चिदम्बरम के अनुसार वित्तीय रिकॉर्ड अपडेट न करने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है और इसका नुकसान किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को होता है। Nobody knows how this civil organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. तो महाराष्ट्र में जहां दूल्हे के खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से उसकी शादी टूट गई, वहीं लखनऊ में तेंदुए की वजह से दूल्हा दुल्हन को वरमाला छोड़कर भागना पड़ा। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था। शादी में आए हुए गेस्ट खाने पीने और नाच गाने में मस्त थे, यानी बैंड बाजा बारात का पूरा बंदोबस्त था। लेकिन इसी बीच बिन बुलाए मेहमान की तरह एक तेंदुआ भी शादी में पहुंच गया। मैरिज हॉल की दूसरी मंजिल से जिस व्यक्ति ने तेंदुए को देखा, उसने डर से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसे चोट आई। इसके बाद तेंदुए को देखते ही अचानक मैरिज हॉल में हंगामा मच गया। खाना पीना छोड़कर लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से दूल्हा दुल्हन को वहां से निकाला गया। दोनों को कार में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची। इस दौरान तेंदुआ मैरिज हॉल की छत पर घूम रहा था। वन विभाग के दरोगा ने जब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की तो तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके दाएं हाथ पर चोट आई। काफी देर तक जब तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली तो सही लोकेशन का पता लगाने के लिए 2 ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। तेंदुए ने एक ड्रोन पर पंजा मारा, जिससे ड्रोन कैमरा दूसरी मंजिल पर गिर गया। करीब 4 घंटे तक वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने की कोशिश करती रही। सुबह 3:30 बजे ट्रैंकुलाइजर से तेंदुए को बेहोश किया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़कर ले गई। हालांकि तेंदुआ शहर में कैसे पहुंचा, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली। पूरी टीम व्यवस्था के साथ लगी हुई है। बस ठीक 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 ओके 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 है चलो चलो नहीं है फायर करिए गोली लग गई। ये खड़ा ये खड़ा ये खड़ा ये खड़ा फायर करिए है हाँ ये है बहुत सही राइफल छीन लिया। हाँ वो पंजा मार दिया है तेंदुआ है विजुअल में है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो मेडिसिन डाली थी, हम लोगों ने 2 बार मेडिसिन डालनी पड़ी, क्योंकि हमें लग रहा था 50-60 केजी का है, पर 80-90 केजी का दिखाई दिया है। और हमने 2 बार इसको हिट किया है, डार्ट करके इसको हम लोग अब ले जा रहे हैं।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। वो खबर भी हमने आपको बताई थी कि कैसे वो राज्यपाल के पास पहुंचे थे और अपना इस्तीफा सौंपा था। अब खबर यह आ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। पीयूष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष बताइए। अच्छा पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। 9 फरवरी को सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां लागू कर दिया गया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी आप तक हम जरूर देंगे, लेकिन देखिए अब यहां पर क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।